इस प्लेलिस्ट में हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के लिए सीखेंगे और प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसका ईएक्सी फाइल भी बनाएंगे, जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को एज ए एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम में और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग जावा एज ए बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज करेंगे और फ्रंट एंड डिजाइनिंग जो भी होगा इसको डिजाइन करने के लिए स्विंग कंट्रोलर्स का यूज करेंगे और जो भी ट्रांजेक्शनल डाटा होगा उसको स्टोर करने के लिए हम लोग डाटाबेस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो डाटाबेस हम यूज़ करेंगे, माइस्क्वेल डाटाबेस यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि माइस्क्वेल डाटाबेस और जो हमारा जावा एप्लीकेशन है दोनों डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग जेडीबीसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो आपको जावा प्रोग्रामिंग थोड़ी आनी चाहिए और थोड़ा बहुत स्विंग कंट्रोलर्स और जेडीबीसी का नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो इसके लिए हम प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं कि जेडीबीसी क्या होता है और कैसे जेडीबीसी वर्क कर रहा है। साथ ही साथ स्विंग कंट्रोलर्स पे भी ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पे, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम पहले ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। देन इसके बाद एक एक करके हम सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हर एक फीचर्स को हम डिटेल डिस्कस करेंगे, फ्रंट एंड डिजाइनिंग के साथ साथ बैक एंड में भी। और उसको हम कैसे डाटाबेस में स्टोर करेंगे वो सारे डाटा को, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीट कोड हम अपने गिटहब पे अपलोड कर दिए हैं और इसका लिंक भी हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमारे गिटहब चैनल का लिंक चैनल के होम पेज पे भी है, आप वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ से आप कंप्लीट प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एसक्यूएल फाइल भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप आसानी से डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और अपने सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं इसको। तो चलिए इस प्रोजेक्ट का पहले ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब फीचर्स अगर आपको पसंद है और सेम प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो पूरे प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करके आराम से इसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हम रन कर लेते हैं और जैसे ही रन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चाहते थे कि लॉगिन पेज ओपन हो जाए, तो हमारा लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। अब अगर हम यहाँ से नेटबिंस आईडी को मिनिमाइज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वर्क करेगा ठीक। और अगर ये एक्सी फाइल इसका हम क्रिएट कर लेते हैं जो कि इस प्लेलिस्ट के लास्ट में हम ऐड कर देंगे कि कैसे EXE फाइल क्रिएट करते हैं, तो हम इसको आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते थे और इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे इसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग नेटबिंस आईडी को यूज़ कर रहे हैं, अपाची नेटबिंस आईडी उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अपाची नेटबिंस को जैसे हम डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करके ओपन करते हैं, ऐसे ही हम अपने प्रोजेक्ट का भी कर सकते हैं EXE फाइल क्रिएट करके। उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो इस प्ले लिस्ट में लगा देंगे, लास्ट में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसका ओवरव्यू देखते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स यूज किए हैं और ड्रॉप डाउन बॉक्स के थ्रू हम ये बताएं कि किस अथॉरिटी के साथ हम लॉगिन करना चाहते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं कि हम एडमिन के साथ लॉगिन करेंगे, बट आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि एडमिन का यूजर आईडी और पासवर्ड हम क्या रखें। तो यूजर आईडी और पासवर्ड हम ऑलरेडी सेट करके रखे हुए हैं। कैसे सेट करके रखेंगे इसको वो देख सकते हैं, या आप चाहते हैं कि रजिस्टर करने का ऑप्शन दे तो वो भी दे सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम स्टाफ और डॉक्टर के लिए रजिस्टर का ऑप्शन दिए हुए हैं, कैसे रजिस्टर करना है डिटेल देखते हैं तो फिर समझ आ जाएगा। बट एडमिन के लिए नहीं दिए हैं, अब चाहोगे तो इसके लिए भी हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यूजर आईडी इसका हम एडमिन ही रखें तो एडमिन रखते हैं। देन पासवर्ड हम इंटर करते हैं, पासवर्ड भी इसका एडमिन ही रखें तो हम एडमिन में यूजर आईडी और पासवर्ड एडमिन एडमिन फिल करके हम सिंपल लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक किए हम होम पेज पे आ चुके हैं। एडमिन को हम अथॉरिटी दी है कि वो एडमिन पेज पे भी जा सकता है, डॉक्टर वाले पेज पे भी जा सकता है, स्टाफ वाले पेज पे भी जा सकता है। हम अलग अलग पेज डिजाइन करके रखे हैं कि अगर डॉक्टर लॉगिन करे तो उनको क्या फीचर्स प्रोवाइड करें, वो क्या क्या डाटा देख सकता है, और साथ ही साथ अगर कोई स्टाफ लॉगिन करता है तो उसको क्या फीचर्स प्रोवाइड करना है। फिलहाल हम एडमिन के साथ लॉगिन हुए हैं तो एडमिन वाले पेज पे हम चलते हैं। डॉक्टर के साथ लॉगिन करके डॉक्टर वाले पेज को देख ही लेंगे और स्टाफ वाले को स्टाफ के साथ लॉगिन करके हम लोग देख। तो फिलहाल एडमिन पेज पे आते हैं। जैसे ही एडमिन बटन पे क्लिक करते हैं इसका होम पेज यहाँ पे आ जाता है। अब इस होम पेज पे जो भी डॉक्टर्स या स्टाफ का डिटेल है वो सब यहाँ पे शो होता है। अभी फिलहाल हम फर्स्ट टाइम लॉगिन किए हैं तो कोई भी डिटेल्स इसमें नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, कुछ डिटेल्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए ऑलरेडी हम फीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं हमारे पास, जैसे ही उस बटन्स पे क्लिक करेंगे हमारे सामने में एक पेज ओपन होगा जहाँ पे हम डिटेल्स को फिल करेंगे और स्टोर कर लेंगे डाटा को। तो ऐड डॉक्टर पे क्लिक करते हैं और कुछ डॉक्टर्स की डिटेल्स को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं।
सपोज करते हैं यहाँ पे ईमेल दे देते हैं। और ध्यान रखिएगा जब आप इसको यूज कीजिएगा तो ईमेल आप सही दीजिएगा। क्यों ईमेल सही देंगे? क्योंकि जो ईमेल हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट में हम ईमेल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ईमेल हम यहाँ पे देंगे उसी ईमेल पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड भेजने वाले हैं ईमेल पे, और उसी पासवर्ड के साथ हम लॉगिन करेंगे। तो अगर हम ईमेल यहाँ पे गलत देंगे तो मुझे पासवर्ड रिसीव नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट में हम पासवर्ड ऑटो जनरेट सिस्टम लगाए हैं, ताकि पासवर्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो और वो मेल पे रिसीव हो जाए। जैसे आजकल नॉर्मल कोई भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो पासवर्ड ईमेल पे रिसीव होता है, कुछ ऐसा ही फीचर्स हम इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे एक अपना ईमेल आईडी दे देते हैं। इस ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, ठीक। तो ईमेल इंटर कर चुके हैं। डेजिग्नेशन में हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे डॉक्टर या स्टाफ जो भी है। फिलहाल हम डॉक्टर के रूप में इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर लेते हैं एज आईडी प्रूफ के रूप में, या कोई और आईडी नंबर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हालांकि जब हम पेशेंट का रिकॉर्ड स्टोर करेंगे तो वहाँ पे हम अलग अलग आईडी प्रूफ का ऑप्शन दिए हैं। आधार नंबर की जगह पर हम यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं और सेव बटन पे क्लिक करते हैं, तो रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाएगा सक्सेसफुल। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, इसलिए टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पे हम ईमेल सर्विस भी प्रोवाइड किए, तो ईमेल का भी ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है, तो ईमेल भी प्रोवाइड होगा। तो ईमेल सेंड करने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। और फाइनली ईमेल यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड हो चुका है और पॉपअप मैसेज आ चुका है कि रिकॉर्ड सेव हो चुका है। ईमेल चेक कर लेंगे हम लॉगिन डिटेल्स के लिए। तो इसको ओके पे क्लिक करते हैं और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने ईमेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं क्या सच में कोई ईमेल रिसीव हुआ है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ईमेल रिसीव हो चुका है। हमें ओपन करके देखें तो कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड किए हैं। यूजर आईडी तो एज ए ईमेल ही है हमारा है, लेकिन पासवर्ड हमारा एक ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है, क्योंकि पासवर्ड वहाँ पे हम फिल नहीं किए थे। एक ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट हो चुका है और इसी पासवर्ड के साथ हम लॉगिन करेंगे। बाकी फीचर्स को देख लेते हैं। अब अगर हमें लॉगिन करना होगा तो इस आईडी और पासवर्ड के साथ हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक रिकॉर्ड को स्टोर कर चुके हैं। फिलहाल बैक आ जाते हैं यहाँ से। जैसे इस बटन पे क्लिक किए बैक आए, और जो भी रिकॉर्ड वहाँ पे स्टोर किए थे हम, वो हमारे डाटाबेस में स्टोर हो चुका है। स्टोर होने के साथ एक ऑटोमेटिक आईडी यहाँ पे जनरेट हुआ है और वो रिकॉर्ड हमारे टेबल में शो हो रहा है। अब सपोज करते हैं कोई स्टाफ का रिकॉर्ड हम स्टोर कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्टाफ का नाम हम इंटर करेंगे, ईमेल इंटर करेंगे। यहाँ पे भी हम वो सही ईमेल इंटर करेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि फिर से जो इसका पासवर्ड है वो ईमेल पे ही रिसीव होगा। फिलहाल मुझे एक ईमेल तो हम रिसीव कर ही चुके हैं, पासवर्ड तो उसी के साथ लॉगिन करेंगे। यहाँ पे कुछ भी ईमेल डालते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। ये ईमेल फिलहाल मिलेगा नहीं, तो आईडी पासवर्ड हमें रिसीव नहीं होगा। स्टाफ के रूप में इसको ऐड कर लेते हैं। आधार नंबर यहाँ पे हम फिर से कुछ भी इंटर करके सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव करेंगे थोड़ा सा वेट करेगा, ईमेल सेंड करने का कोशिश करेगा। अगर ईमेल सेंड नहीं होता है तो एड्रेस नॉट फाउंड एरर तो हमारे ईमेल बॉक्स में मिल जाएगा, बट अभी हमें पॉपअप मैसेज मिलेगा कि ईमेल हम सेंड कर चुके हैं सक्सेसफुली। अगर ईमेल सही हुआ तो ईमेल रिसीव हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में रिटर्न मैसेज आ जाता है कि एड्रेस नॉट फाउंड। ठीक है, फिलहाल एड्रेस फाउंड हुआ और ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। बैक करेंगे तो दूसरा जो डिटेल था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। डेजिग्नेशन जो भी था वो डेजिग्नेशन या जो भी डिटेल्स था वो डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि कितने स्टाफ का लिस्ट है। सर्च बॉक्स हम ऑलरेडी इसमें लगा चुके हैं। सपोज करते हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड होता तो उसको हम जिस भी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं, सपोज करते हैं कि हम आईडी के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं तो आईडी के अकॉर्डिंग भी हम सर्च कर सकते हैं। या सपोज करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो डॉक्टर का रिकॉर्ड भी हम देख सकते हैं, सिर्फ वही आता। सपोज स्टाफ का देखना चाहते हैं तो स्टाफ का भी हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। अगर सपोज करते हैं कि हम आधार नंबर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आधार नंबर के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड देंगे उसके अकॉर्डिंग सर्च यहाँ पे हो जाएगा। अब सपोज करते हैं कि मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना था, तो हम बहुत आसानी से इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। बस उस पर क्लिक करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। जैसे अभी असेंडिंग ऑर्डर में था, डबल क्लिक किए डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर ईमेल के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जिस भी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें सर्च करना है, जिस भी कॉलम को सर्च करना है उसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी फीचर्स प्रोवाइड किए। कैसे इसके लिए बैकएंड करेंगे इसके बारे में तो डिटेल डिस्कशन करेंगे, पहले इसके फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। अब सपोज करते हैं कि कोई रिकॉर्ड को मुझे एडिट करना है, या मान लेते हैं कि इनको भी डिजिग्नेशन चेंज करके हम डॉक्टर करते हैं या फिर ईमेल चेंज करना है।
कोई भी यहाँ पे अब रिकॉर्ड को अपडेट करना है, इसके लिए हम एडिट बटन रखे हुए, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पे आईडी बता के सर्च करना है। फॉर एग्जांपल्स 4 देके हम सर्च करते हैं और सर्च किया तो यहाँ पे हमें डेजिग्नेशन या फिर जो भी रिकॉर्ड को अपडेट करना है वो सारे रिकॉर्ड आ चुका है, जिसको अपडेट करना चाहते थे हम कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम डॉक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं और अपडेट करते हैं। जैसे ही अपडेट करेंगे तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, पॉपअप मैसेज आ चुका है हमारे पास। ओके पे क्लिक करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और बैक आते हैं। बैक आके देखेंगे तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। ठीक, अब सपोज करते हैं कि मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट भी करना है, कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो डिलीट करना है, तो हम डिलीट बटन ऑलरेडी दे चुके हैं। बस इसमें थोड़ा सा फीचर्स हम ऐड किए हुए हैं कि जो भी टेबल में हमारे पास रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड को भी हम डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक, सपोज करते हैं ऐड करना है तो ऐड पे आ चुके हैं। ऐड डॉक्टर करना था तो ऐड डॉक्टर वाले बटन पे क्लिक किए, ऐड स्टाफ करना था तो स्टाफ वाले बटन पे क्लिक किए, कोई रिकॉर्ड एडिट करना है तो एडिट वाले पे हम चले गए थे। डिलीट करना है तो जिसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अभी हम कोई भी रो सेलेक्ट किए ही नहीं थे तो डिलीट बटन पे क्लिक किया तो एक पॉपअप मैसेज आया यहाँ पे कि कोई भी रो सेलेक्ट नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, कोई एक रो सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमें इसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो रो सेलेक्ट किए, जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कि डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। तो हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया डिलीट हो चुका है। और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हम कर रहे हैं, ये सारे ऑपरेशंस डाटाबेस में भी सेव हो रहा है। जो भी रिकॉर्ड है वो हमारे डाटाबेस से फैच होके आ रहा है। अब चाहे तो डाटाबेस में भी आके देख सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम डाटाबेस में भी रिकॉर्ड देख ही लेते हैं। तो अभी माइस्क्वेल वर्कबेंच ओपन किए हैं, टेबल कैसे क्रिएट करना है, डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको एसक्यूएल फाइल भी मिल जाएगा हमारे गिटहब पे, आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम रिकॉर्ड देख लेते हैं कि कौन कौन सा रिकॉर्ड है। तो अभी तो 2 रिकॉर्ड था बट एक तो डिलीट कर चुके हैं, तो हमारे पास अब एक ही रिकॉर्ड है, हमको इसी के साथ काम करना होगा। तो अब लॉग आउट करते हैं हम एडमिन पेज को और चलते हैं हम आगे। फिर देखते हैं हम डॉक्टर के साथ अगर लॉगिन करते हैं तो क्या होता है, और अगर हम स्टाफ के साथ लॉगिन करते हैं तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको क्लोज करते हैं, आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। और अगर हम अब लॉगिन करना चाहते थे डॉक्टर के साथ तो हम डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं और यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। तो अपना यूज़र आईडी ईमेल ही था, तो ईमेल यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। ईमेल इंटर करने के बाद हमको पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड हम अपने डाटाबेस से कॉपी कर लेते हैं या फिर ईमेल से कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, दोनों जगह सेम ही होने वाला है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने पासवर्ड को और इस पासवर्ड को यहाँ फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो डॉक्टर पेज यहाँ पे आ चुका है। डॉक्टर पेज पे हम लोग क्या देखेंगे, तो जो भी रिकॉर्ड है, कोई पेशेंट का रिकॉर्ड है तो वो देख सकते हैं, या कोई अपॉइंटमेंट है डॉक्टर को मिलना है तो वो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। बट अभी तक किसी पेशेंट का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, पहले स्टाफ के साथ लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद देन इसके बाद हम क्या करेंगे, तो डॉक्टर से फिर से लॉगिन करेंगे और उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल लॉग आउट करते हैं, आज स्टाफ के रूप में लॉगिन करेंगे। बट स्टाफ का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो हम फिर से एक बार एडमिन पेज पे आते हैं। अभी स्टाफ के रूप में ऐड तो किए थे बट उसको हम डिलीट कर दिए थे, तो एडमिन के साथ हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं और इस बार हम स्टाफ को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो काम करते हैं, इसी को थोड़ी देर के लिए हम स्टाफ बना देते हैं। तो सर्च करते हैं इसका आईडी और इसका रोल हम स्टाफ के रूप में दे देते हैं। अपडेट करते हैं और बैक होके लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, लॉग आउट करने के बाद हम अब लॉगिन कर लेंगे वहाँ पे। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर वाले पे सिलेक्ट करेंगे तो अब लॉगिन नहीं कर पाएंगे, स्टाफ वाले सिलेक्ट करते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड, तो यूज़र आईडी हमारा सेम रहने वाला है। पासवर्ड अभी कॉपी किए ही थे तो वही पासवर्ड हम फिर से पेस्ट करते हैं और लॉगिन करते हैं। इस बार लॉगिन जो हम करेंगे स्टाफ के रूप में लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टाफ होगा उसके पास क्या क्या फीचर्स हम प्रोवाइड किए हैं, तो फीचर्स हम प्रोवाइड किए हैं कि कोई न्यू पेशेंट का रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। अब उनका कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड यहाँ पे शो होता, बट अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो शो नहीं हो रहा है। तो हम पहले यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद वो रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा,
फिर देखेंगे उसको एडिट कैसे कर सकते हैं, या अपॉइंटमेंट अगर हमें चेंज करना होगा तो वो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। ऐड पेशेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे हम डिटेल्स को फिल करने वाले हैं। सपोज यहाँ पे हम इंटर किए, डॉक्यूमेंट आईडी में हम ऑप्शंस दिए हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आईडी ले सकते हैं यहाँ पे, तो कोई भी जो भी ऑप्शंस हम देना चाहते थे दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम 2 ही ऑप्शन दिए, तो दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज आधार कार्ड ही सिलेक्ट करते हैं, तो हमको उनका नंबर फिल करना होगा, तो नंबर यहाँ पे हम दे देते हैं। ठीक है, नंबर देने के बाद मोबाइल नंबर हमको इंटर करना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर लिया। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का देना था, तो 10 डिजिट का हम दे चुके हैं, इंडिया में 10 डिजिट का ही चलता है। इसके बाद अगर हम इंटर करें तो इंटर नहीं होने वाला। ईमेल हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे, और जो भी ईमेल देंगे पेशेंट को फिर से ईमेल रिसीव हो जाएगा। तो हम फिलहाल यहाँ पे कुछ भी ईमेल दे के आगे बढ़ते हैं। एड्रेस की बात करें तो एड्रेस हम लोग दे देंगे कि कहाँ का पेशेंट है। और अपॉइंटमेंट की बात करें तो आप चाहे तो डेट इसमें मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि आप कैलेंडर ओपन करें और कैलेंडर से कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लें। जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वो डेट डाटाबेस में भी स्टोर हो जाएगा। तो हम इस रिकॉर्ड को सेव करते हैं, रिकॉर्ड सेव हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक, सेव होने के बाद हम कैंसिल करते हैं, अब नहीं करना। और जो भी रिकॉर्ड सेव किए थे वो रिकॉर्ड यहाँ पे भी विजिबल है हमारा। अब कोई और रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम वो भी रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज करते हैं हम एक और रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इस बार हम पेन नंबर दे देते हैं, तो पेन नंबर कुछ देते हैं। पेन नंबर में नंबर्स भी होता है और डिजिट भी होता है, दोनों हो चुके हैं। मोबाइल नंबर सपोज कुछ इंटर किए, और ईमेल भी हम इंटर कर लेते हैं। एड्रेस में हम कुछ दे देते हैं यहाँ पे। देन अपॉइंटमेंट की बात करें तो फिर से हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तो कोई एक डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी होगा सेव करते हैं। तो जो भी डिटेल्स हैं वो सेव हो चुका है, कैंसिल पे क्लिक करके हम बैक हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी हम सर्चिंग का ऑप्शन दिए हैं, अगर हम पेन कार्ड के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं तो पेन कार्ड के अकॉर्डिंग सर्च हो, नंबर्स के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं, जिस भी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे हम दें। और जो भी रिकॉर्ड मैच होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेबल में विजिबल होगा, अदरवाइज बाकी रिकॉर्ड यहाँ से ऑटोमेटिक रिमूव होगा। वो जो रिकॉर्ड रिमूव होगा सिर्फ और सिर्फ टेबल से रिमूव होगा। जैसे हम कोई चीज़ लिखे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा, और जैसे हम बैक आएंगे तो अगर वो उस टाइप का रिकॉर्ड कोई अवेलेबल है तो अवेलेबल होगा हमारे पास। डाटाबेस में कोई भी चेंजेज नहीं होगा जब तक हम फाइनली डाटाबेस में चेंजेस नहीं करते हैं। तो अगर किसी अपॉइंटमेंट वैसे यहाँ पे हमें विजिबल है, अगर हम अपॉइंटमेंट को सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस मुझे इस पर क्लिक करना होगा। अभी फीचर्स कैसे प्रोवाइड करना है जब बैकएंड करेंगे तो वहाँ पे हम तो डिस्कस करेंगे ही। तो अभी हम चलते हैं अब और नेक्स्ट फीचर्स पे देखते हैं कि एडिट कैसे करेंगे कोई भी रिकॉर्ड। तो जो भी रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, अब कोई और रिकॉर्ड होगा तो उसका आईडी यहाँ पे विजिबल होगा। जिस भी रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ें हमको यहाँ पे चेंज करना है, सपोज करते हैं कि आधार नंबर चेंज करके अब हमको कोई पेन नंबर यहाँ पे देना है, तो जो भी रिकॉर्ड हमको यहाँ पे चेंज करना है हम चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट के लिए अपडेट डिटेल्स पे हम क्लिक किए, पॉपअप मैसेज आया कि कंफर्म हम अपडेट करना चाहते हैं। तो अगर हम यस पे क्लिक करते हैं तो अपडेट होगा, नो पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। यस पे क्लिक करते हैं, पेशेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। डाटाबेस में आके देखें तो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका होगा। अगर हम बैक होके देखें कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ है कि नहीं, तो हमारे टेबल में भी ये रिकॉर्ड विजिबल होगा, अपडेट हो चुका होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आईडी पेन कार्ड हो चुका है और उसका आईडी नंबर भी चेंज हो चुका है। अपने डाटाबेस में अगर हम आके देखें तो डाटाबेस में भी ये चेंजेस हमें शो होगा। पेशेंट टेबल्स को ओपन किए तो जो भी रिकॉर्ड वहाँ पे है सेम रिकॉर्ड यहाँ पे भी है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हम कोई रिकॉर्ड सर्च करते हैं, सपोज ये रिकॉर्ड सर्च किया, तो अभी हमारे पास एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। बट ऐसा नहीं होगा कि डाटाबेस से रिकॉर्ड रिमूव हो जाए, जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे डाटाबेस से रिकॉर्ड रिमूव नहीं होगा। तो अभी रिकॉर्ड रिमूव नहीं होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड है। अपॉइंटमेंट डेट अगर हमें चेंज करना होगा तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। आईडी जैसा कि पीछे पेज पे देखे थे सेम ऐसे ही आईडी यहाँ पे विजिबल है। जिसका भी अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करना है तो हम जैसे ही आईडी सेलेक्ट करेंगे जो डेट सेट है ऑलरेडी वो डेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि चेंज करें तो हम सिंपल यहाँ से कोई और दूसरा डेट सेलेक्ट कर लेंगे और अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट करेंगे तो वो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका होगा, हमारे डाटाबेस में भी अपडेट हो चुका होगा। अब बैक करके हम देखें तो यहाँ पे उसका डेट चेंज हो चुका होगा। ठीक है,
अभी अगर हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं, फिर से वही रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं, तो देख सकते हैं कि उसका डेट चेंज हो चुका है। तो हम बैक पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टाफ को इतने फंक्शनलिटी प्रोवाइड किए हैं, वो ये इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पसंद आ रहा होगा। तो फिलहाल हम लॉग आउट करते हैं, फिर से एडमिन पेज पे चलते हैं और एक डॉक्टर के रूप में हम रजिस्टर करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डॉक्टर का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, इसको हम चेंज कर चुके थे स्टाफ के रूप में। तो एक डॉक्टर के लिए हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं और फिर हम डॉक्टर के साथ लॉगिन करके देखेंगे कि क्या होता है। या फिर हम चाहे तो यहाँ पे डॉक्टर के साथ लॉगिन करेंगे, फिर भी वही पेज विजिबल होगा। या एडमिन के साथ भी हम उसी पेज पे जाएँ तो सेम पेज को हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो फीचर्स हम एडमिन को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हम डॉक्टर पेज पे चलते हैं। अब डॉक्टर यहाँ से चाहे तो सारे पेशेंट का रिकॉर्ड देख सकता है, बट यहाँ पे अभी कोई पेशेंट का रिकॉर्ड विजिबल नहीं है, क्योंकि हम वो फीचर्स प्रोवाइड किए हैं कि जब तक हम क्लिक नहीं करें तब तक विजिबल नहीं हो। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी पेशेंट का डिटेल्स है वो शो हो जाएगा। साथ ही अगर हम व्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं तो जो भी अपॉइंटमेंट फिक्स होगा वो डेट वाइज यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको हम चाहे तो सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर डेट के वाइज, जिस तरह से हम इसको सॉर्ट करना चाहें आराम से कर सकते हैं। और हम यहाँ पे फिर से वही सर्चिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किए हैं कि कोई रिकॉर्ड को अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। जो भी रिकॉर्ड मैच करेगा सिर्फ और सिर्फ वही अवेलेबल होगा हमारे टेबल्स में, बाकी टेबल से रिमूव हो जाएगा। बट ये जो रिकॉर्ड है वो हमारे डाटाबेस में एज इट इज रहेगा जब तक इसको हम रिमूव नहीं करते हैं। तो ये था हमारा डॉक्टर पेज। स्टाफ पेज ऑलरेडी देख चुके थे, लॉगिन पेज हम देख ही चुके थे, साथ ही साथ एडमिन पेज भी देख लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे फीचर्स आपको पसंद आ रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम हर एक फीचर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस फीचर्स को कैसे इम्प्लीमेंट्स करना है, बैकएंड कोड कैसे लिखेंगे, डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी होगा, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस इसके लिए आपको पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करना होगा। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग सीख रहे थे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कैसे जावा में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में और किस किस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। जिसमें हम डिस्कस किए थे कि जावा एज ए बैकएंड लैंग्वेज की तरफ यूज करेंगे और साथ ही साथ फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए स्विंग कंट्रोलर्स को यूज करेंगे, और जो भी ट्रांजेक्शनल डाटा होगा इसको स्टोर करने के लिए हम लोग माइस्क्वेल डाटाबेस को यूज करने वाले। ओवरव्यू देख चुके थे हम लोग, उम्मीद करते हैं कि ओवरव्यू आपको पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें आज हम लोग डाटाबेस का स्कीमा क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करने वाले हैं और माइस्क्वेल डाटाबेस को यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे प्रोजेक्ट का। आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं, या आपको अगर कोई और मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एप्लीकेशन चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोड आपको हमारे गिटहब चैनल पे मिल जाएगा, जिसको आप फ्री में डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। और डाटाबेस से रिलेटेड फाइल भी उसी फाइल में अपडेटेड है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसमें डाटाबेस का स्कीमा कैसे क्रिएट करेंगे इसका डिस्कशन करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि माइस्क्वेल क्या है, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसमें टेबल क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए हम सेपरेट प्लेलिस्ट पहले से बना रखे हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं माइस्क्वेल क्लाइंट सर्वर को, वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं तो वर्कबेंच को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी वर्कबेंच का यूज कर लेते हैं हम लोग। वर्कबेंच के थ्रू क्रिएट करें या फिर माइस्क्वेल क्लाइंट लाइन के थ्रू क्रिएट करें, दोनों सेम ही होगा, एक ही जगह क्रिएट होता है। तो वर्कबेंच के थ्रू हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और इसका जो फाइल होगा वो फाइल हम आपको गिटहब के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो लॉगिन कर लिए हम लोग अपने माइस्क्वेल वर्कबेंच में। जिस आईडी पासवर्ड के थ्रू हम माइस्क्वेल क्लाइंट लाइन में लॉगिन करते थे वही पासवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे भी लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना डाटाबेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि माइस्क्वेल में हम लोग को पहले डाटाबेस क्रिएट करना होता है। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद ही हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं।
और डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है क्रिएट डाटाबेस। तो इसके थ्रू हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। देन उसके बाद हम कनेक्शन कर लेंगे अपने डाटाबेस के साथ। तो क्रिएट कमांड का यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्रिएट डाटाबेस HMS के नाम से क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी नाम यहाँ पे हम रखेंगे वही नाम के साथ वहां से हम कनेक्शन कर लेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट बटन ये है तो हम यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देन ये रिफ्रेश बटन है, हम रिफ्रेश करेंगे तो जो मेरा डाटाबेस है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। शॉर्टकट तरीका भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट हम कमांड्स के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हमें ये फाइल आपको प्रोवाइड करना है। तो आप भी कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्ट हमारा डाटाबेस का फाइल गिटहब से डाउनलोड कर लीजिए और उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। एक एक करके क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद मुझे यूज करना होता है अपने डाटाबेस को, तो यूज कर लेते हैं हम लोग। तो फिर से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यूज HMS यूज हो चुका है ये। अब जैसे ही यूज कर लिए हम लोग, तो अब इसमें टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में हमको 2 टेबल्स की जरूरत है, तो दोनों टेबल्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। एक टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग एम्प्लॉय को डिटेल्स को स्टोर करने के लिए, और दूसरा पेशेंट के डिटेल्स को स्टोर करने के लिए क्रिएट करेंगे। सेपरेट सेपरेट टेबल क्रिएट करना है तो कमांड्स हम लोग लिख लेते हैं। पहला टेबल होगा हमारा पेशेंट से रिलेटेड, तो पेशेंट से रिलेटेड टेबल क्रिएट कर लेंगे। और अगर हमारा एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा को स्टोर करने के लिए एम्प्लॉय टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट टेबल कमांड्स का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। क्रिएट टेबल और टेबल्स का नाम रख लेंगे। पेशेंट का डिटेल रखना है तो पेशेंट रख लेते हैं, एम्प्लॉय का डिटेल रखना है तो हम टेबल का नाम एम्प्लॉय रख लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर में हम लोग अब कॉलम मेंशन करेंगे कि कौन से कॉलम की हमें जरूरत है। तो पहला कॉलम हम लोग आईडी ले लेते हैं और इसका डाटा टाइप इंटीजर रख लेते हैं, इंट रख लेते हैं यहाँ पे। और चाहते हैं हम कि ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाए तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हम कर देते हैं इसको। और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट के साथ साथ प्राइमरी की भी लगा लेते हैं ताकि डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो। प्राइमरी की लगाने के बाद इसको हम कॉमा के साथ एंड करते हैं, नए कॉलम की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम नेम नाम से दूसरा कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। इसका डाटा टाइप हम लोग varchar रख लेते हैं। और जब varchar हम डाटा टाइप रखेंगे तो मुझे इसमें साइज भी देना होता है, कितने कैरेक्टर्स तक हम रखना चाहेंगे। तो नेम मान के चलते हैं कि 30 कैरेक्टर्स का होगा, तो 30 कैरेक्टर्स हम रख लेते हैं यहाँ पे। और चाहते हैं कि इसमें डाटा एंट्री करना कंपलसरी हो, खाली नहीं कोई छोड़े, तो हम नॉट नल लगा लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट को। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट को यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग ताकि ये कोई भी खाली ना छोड़ पाए। अगले की तरफ बढ़ते हैं तो अगला कॉलम हम लोग को ईमेल चाहिए, तो ईमेल बना लेते हैं। डाटा टाइप इसमें भी हम लोग varchar ही रखेंगे, तो varchar रख देते हैं। साइज इसमें 25 कर लेते हैं, काफी होगा 25। अब इसको हम चाहते हैं कि यूनिक भी हो और नॉट नल भी हो, तो यूनिक कंस्ट्रेंट हम पहले लगा लेते हैं। यूनिक के बाद नॉट नल को भी लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि यूनिक कंस्ट्रेंट डुप्लीकेट एंट्री से रोकेगा, देन नॉट नल क्या करेगा, इसको ब्लैंक नहीं रहने देगा। तो दोनों कंस्ट्रेंट हम लगा लिए। अगले कॉलम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ईमेल के बाद हम चाहते हैं कि पासवर्ड को भी स्टोर करके रखें, तो पासवर्ड के लिए भी कॉलम बना लेते हैं। डाटा टाइप इसका भी varchar रख लेते हैं। इसमें भी साइज हम लोग मेंशन कर देते हैं। साइज सपोज करते हैं 20 कैरेक्टर्स मेंशन कर लेते हैं, या जितने भी कैरेक्टर्स का हम पासवर्ड सेव करना चाहते हैं उतने कैरेक्टर्स का। शायद 10 कैरेक्टर्स ही रख लेते हैं क्योंकि इतना लंबा पासवर्ड हम लोग स्टोर नहीं करने वाले हैं, तो छोटा ही रख लेते हैं। अब पासवर्ड को भी हम नॉट नल कर लेते हैं जिससे कि इसे भी कोई ब्लैंक नहीं छोड़ पाए। नॉट नल लगाने के बाद हम अगले कॉलम की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलम में हम लोग डेजिग्नेशन को स्टोर कर लेते हैं। तो डेजिग्नेशन भी हम स्टोर करने के लिए कॉलम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। varchar डाटा टाइप इसमें भी यूज कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि हो सकता है कि बड़ा हम एंट्री कर ले। इसमें भी हम लोग नॉट नल मेंशन कर देते हैं ताकि इसको भी कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ पाए। नॉट नल के बाद हम अगले कॉलम की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलम में हम इसका कोई भी आईडी प्रूफ नंबर स्टोर कर लेंगे। आधार यूज कर रहे थे तो आधार कॉलम ही बना लेते हैं, कोई और यूज करना चाहें तो कोई और भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। varchar ही यूज कर लेते हैं। varchar यूज करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका साइज देना है।
तो सपोज करते हैं कि 15 कैरेक्टर्स दे देते हैं और इसमें भी हम यूनिक लगा देते हैं क्योंकि डाटा इसमें भी हम यूनिक ही ऐड करने वाले हैं। यूनिक के साथ साथ नॉट नल लगाना हम पसंद करेंगे इसमें भी, तो नॉट नल लगा लेते हैं। और अगर कोई कॉलम ऐड करना होता तो हम कॉमा के साथ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, बट मुझे नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और सेमी कॉलन से इंड कर देते हैं कि हमारा पहला टेबल रेडी हो चुका है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा हम जितना भी कमांड्स है और इसको फिर एग्जीक्यूट कर लेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद टेबल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि पेशेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करें, तो पेशेंट से रिलेटेड टेबल भी क्रिएट करके रख लेते हैं। तो फिर से हम क्रिएट टेबल कमांड को यूज कर लेते हैं। क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू हम लोग पेशेंट टेबल को भी क्रिएट कर लेते हैं। ओपन करते हैं स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे हम फिर से कॉलम मेंशन करेंगे। इसमें भी आईडी ले लेते हैं, डाटा टाइप इंट ले लेते हैं और इसको भी ऑटो इंक्रीमेंट के साथ डिक्लेयर कर देते हैं कि ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होते रहेगा, ठीक है। और प्राइमरी की के साथ मेंशन कर देते हैं जिससे कि ये डुप्लीकेट एंट्री रोक देगा। तो आईडी बना चुके हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट के लिए। देन इसके बाद हम पेशेंट का नेम स्टोर करना चाहेंगे, तो varchar डाटा टाइप्स को यूज कर लेते हैं। साइज यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 35, नॉट नल लगा लेते हैं जिससे कोई भी इसको भी ब्लैंक नहीं छोड़ पाए। अगले कॉलम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलम हम लोग पेशेंट का आईडी स्टोर करने वाले हैं, तो पेशेंट आईडी स्टोर कर लेते हैं। डाटा टाइप में हम हो सकता है इंटीजर में रखना चाहे तो इंटीजर रख लेंगे, अदरवाइज हम varchar के साथ ही आगे बढ़ते हैं। सपोज करते हैं कि हम P1 P2 इस तरीके से अगर हम रखना चाहें तो वो भी पॉसिबल होगा। साइज इसमें हम थोड़ा सा छोटा रखना चाहेंगे, नॉट नल इसमें भी लगाना चाहेंगे जिससे कि इसे भी कोई ब्लैंक नहीं छोड़ पाए। पेशेंट आईडी के बाद हो सकता है कि पेशेंट आईडी का नंबर हम पूछ लें। सपोज यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी लिए तो डॉक्यूमेंट आईडी कौन सा ले रहे हैं वो, तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम लोग। पेशेंट आईडी क्या है, पेशेंट आईडी के बाद पेशेंट आईडी नंबर हम पूछ लेते हैं, तो पेशेंट आईडी नंबर हम पूछ लेते हैं कि क्या है। डाटा टाइप में varchar ही यूज कर लेते हैं हम लोग और varchar का साइज रख लेते हैं, सपोज करते हैं कि 30। नॉट नल इसमें भी यूज कर लेंगे। नॉट नल के बाद अगर हम चाहे तो यूनिक भी लगा सकते हैं जिससे हमारा डाटा यूनिक भी होगा, तो यूनिक भी लगा लेते हैं। अगले कॉलम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब पेशेंट आईडी के बाद अगर उसका मोबाइल नंबर भी मुझे स्टोर करना है तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। डाटा टाइप में हम लोग नंबर भी रख सकते हैं या फिर varchar भी रख सकते हैं, तो varchar ही यूज कर लेते हैं। साइज में हम लोग 15 दे देते हैं, नॉट नल इसमें भी मेंशन कर देते हैं। देन इसके बाद हम लोग अगर इसका ईमेल भी स्टोर करना चाहते हैं, ईमेल के लिए भी हम लोग varchar डाटा टाइप्स का एक कॉलम बना लेते हैं। इसमें भी साइज मेंशन कर देते हैं। ईमेल के लिए सपोज करते हैं कि 35 कैरेक्टर्स होगा, तो 35 कैरेक्टर्स का डाटा दे देते हैं। नॉट नल लगा लेते हैं इसमें भी जिससे इसको भी हम ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे। ईमेल के बाद सपोज करते हैं कि एड्रेस भी मुझे स्टोर करना है, एड्रेस के लिए भी varchar यूज कर लेते हैं डाटा टाइप, बट इसमें थोड़ा सा कैरेक्टर हम ज़्यादा यूज करना चाहेंगे तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। देन इसके बाद अगले कॉलम्स की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। varchar के बाद हम अपॉइंटमेंट डेट भी ऐड करना चाहेंगे, अपॉइंटमेंट डेट भी ऐड करना चाहेंगे तो इसके लिए भी हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट, ठीक है। डाटा टाइप में हम लोग इसका डेट रख लेते हैं कि डेट टाइप का डाटा टाइप हम स्टोर कर रहे हैं, डेट इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करने वाले। तो इतना के बाद हमारा कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं और क्लोज करते हैं अपना टेबल क्रिएट का जो हम ओपन किए हुए थे पैरेंथेसिस, उसको क्लोज कर लेते हैं और इन सबको फिर से सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट हम लोग कर लेंगे। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा पेशेंट नाम से भी। तो टेबल क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। देखना चाहे तो वो सारे टेबल्स हमें यहाँ पे विजिबल्स होंगे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। टेबल वाले को एक्सपेंड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 टेबल्स हमारा क्रिएट हो चुका है, एक एम्प्लॉय नाम से, दूसरा पेशेंट के नाम से। तो ये हमारा डाटाबेस का स्कीमा था जिसमें हम क्या किए, एक डाटाबेस क्रिएट किए, पहले उसको यूज करेंगे, देन उसके बाद इसमें हम 2 टेबल क्रिएट कर चुके हैं। कैसे टेबल क्रिएट करना है, क्या क्वेरी लिखना है, डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप फैमिलियर नहीं है MySQL के साथ, आपको क्वेरी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे गिटहब से और इसको एग्जीक्यूट करके आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अब फ्रंट एंड डिजाइनिंग के साथ साथ बैक एंड पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बैक एंड होने वाला है और फ्रंट एंड डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट प्रोजेक्ट के इस प्लेलिस्ट में स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो अभी तक इस प्लेलिस्ट में हम लोग ओवरव्यू देख चुके थे कि इस एप्लीकेशन के अंदर में हम लोग क्या क्या फीचर्स ऐड करने वाले हैं और कैसे हम कौन से टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं। तो वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में ओवरव्यू में देख चुके थे। एंड सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग माइस्क्वेल डाटाबेस में डाटाबेस और टेबल क्रिएट करेंगे अपनी एप्लीकेशंस के लिए। और इससे रिलेटेड एसक्यूएल फाइल हमारे गिटहब पेज पे भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हमारा इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट कोड भी मिलने वाला है आपको। आप वहाँ से डायरेक्ट कंप्लीट कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर में। और अगर आपको डाटाबेस नहीं चलाने आता है, आपको टेबल क्रिएट करने नहीं आता है, तो आप हमारे कमांड्स को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं एसक्यूएल फाइल से, जो कि आपको मिल जाएगा उसी गिटहब पेज पे। ठीक है, और गिटहब पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल के होम पेज पे भी मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे गिटहब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट्स के भी कोड्स मिल जाएंगे आपको, जो भी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है उनसे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सब यहाँ पे मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी कोड को आप देख भी सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल्स के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस नए वीडियो में हम शुरुआत करते हैं और प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग प्रीव्यू में देखे थे, सेम एप्लीकेशंस क्रिएट करने वाले हैं और एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन हम करने वाले हैं और एक एक वीडियो में। तो इस वीडियो में हम अभी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे और एक लॉगिन फॉर्म डिजाइन करके आपको दिखाएंगे, उसका बैकएंड कोड भी करेंगे और एक्सप्लेन भी उसको करने वाले हैं। तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल मेनू मार के न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करते हैं। यहाँ जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करके हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मेन मेथड हमें नहीं चाहिए, मेन क्लास नहीं चाहिए, तो अनचेक करते हैं, फिनिश पे क्लिक करके कंप्लीट करते हैं। जैसे ही फिनिश करेंगे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो चुका है। सोर्स को ओपन करके देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कुछ भी ऐड नहीं किए थे। लाइब्रेरीज को ओपन करके देखेंगे तो लाइब्रेरीज के अंदर में जेडीके मिलेगा, जो जेडीके हमें चाहिए, क्योंकि हम इसमें जावा को यूज करने वाले हैं और जावा को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें तो जेडीके चाहिए। तो जो भी जेडीके इंस्टॉल था हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड हो चुका है। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लेंगे, हमें डाटाबेस से कनेक्शन भी करना होगा, तो जार फाइल्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड जार फाइल्स पे क्लिक करते हैं और ये जार फाइल्स को हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर में रख लेंगे, वहाँ से ऐड कर लेंगे। जब जब जार फाइल्स चाहिए होगा हम रख लेंगे। तो एक काम करते हैं, इमेजेस और जार फाइल्स जो पिछले वाले प्रोजेक्ट्स में था, जो कि आप गिटहब पे डाउनलोड कीजिएगा इस कोड को तो मिल जाएगा। एसआरसी फोल्डर्स के अंदर में इमेज फोल्डर जो है इसको कॉपी कर लीजिएगा, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर में एसआरसी फोल्डर मिलेगा उसके अंदर में आप रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सही, जब आप उसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको जार फाइल मिल जाएगा, इसको कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर में रख लेना है। तो रख लेते हैं हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर में जार फाइल्स को और चलते हैं फिर से अपने नेटबीन्स आईडी की तरफ। यहाँ पे आएंगे, लाइब्रेरीज पे क्लिक करके जार फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर में आना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो भी आप क्रिएट करके रखे थे, जार फाइल जो अभी कॉपी किए थे इसको ओपन कर लेते, जो भी जार फाइल ऐड है इसको ओपन करके हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगा, जो भी जार फाइल की जरूरत है हम यहाँ पे ऐड कर लिए, ऐड कर लेंगे तो अपडेट हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। अब एसआरसी के अंदर में सोर्स पैकेज के अंदर में राइट क्लिक करेंगे हम लोग, न्यू पे क्लिक करके एक नया जे फ्रेम क्रिएट कर लेंगे लॉगिन के नाम से। लॉगिन पेज के लिए हम क्रिएट कर लेते हैं जे फ्रेम। ठीक है, पैकेज का नाम CWS दे देते हैं, इस पैकेज के अंदर में क्रिएट करना चाहते हैं तो एक नया पैकेज भी क्रिएट होगा और उसके अंदर में एक जे फ्रेम भी क्रिएट होगा।
इसका साइज हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे जो भी रखना है। अभी अगर इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा टॉप लेफ्ट साइड में, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये सेंटर में एग्जीक्यूट हो, अभी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टॉप में एग्जीक्यूट होगा, टॉप और लेफ्ट में। बट हम चाहते हैं कि ये सेंटर में एग्जीक्यूट हो, जब भी ओपन हो सेंटर में ओपन हो। तो सेंटर में ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। कोड का ऑप्शन होगा यहाँ पे जनरेट सेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक। डिफॉल्ट मोड नहीं चाहिए तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे अनडिकोडेड मोड को ऑन कर लेंगे। इसको करने के बाद अब जो बाय डिफॉल्ट क्लोज का ऑप्शन आ रहा था वो नहीं आएगा, नहीं आ रहा है तो हमें चाहिए, यहाँ से एक बटन सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बटन में हम क्या चाहते हैं कि क्लोज का ऑप्शन विजिबल करें, तो राइट क्लिक करते हैं, आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज में। टेक्स्ट जो भी था उसको हटा देते हैं, बटन्स लिखा हुआ है। आइकन्स वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोल्डर हमारा CWS सेलेक्ट है, इसको इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लोज का बटन है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्लोज का जो भी बटन था हमारा रेडी हो गया। इस पर डबल क्लिक करके आ जाएंगे इसके कोड सेक्शन में, या नहीं तो हम और भी तरीके से आ सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा होगा, तो राइट क्लिक करेंगे हम, इसके राइट क्लिक में आ जाएंगे इवेंट एक्शन एक्शन पर, फिर भी आ जाएंगे, ठीक है। जब भी इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि डिस्पोज मेथड को कॉल कर ले, तो डिस्पोज मेथड को कॉल कर लेते हैं। बाकी जो ऑप्शंस वगैरह देना होगा हम देंगे, अभी डिस्पोज मेथड को कॉल कर लेते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। आगे इसके बाद देख लेते हैं हम अपना फॉर्म का डिजाइनिंग कैसा था। कुछ इस प्रकार से हम डिजाइन किए होते हैं। इमेज हम लगाएंगे, बाद में सिखाएंगे आपको इमेज कैसे लगाना है, इमेज लगा लेंगे। अभी इसको डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक पैनल, तो पैनल उठा के ले लेते हैं। यहाँ पे इस पैनल पे डिजाइन करने वाले एक लेबल ले लेते हैं, जहाँ पे हम लिखेंगे कि लॉगिन फॉर्म है ये, तो लॉगिन हम यहाँ पे लिख देते हैं, या लॉगिन जो भी चीज़ें लिखना है हम लिख लिए यहाँ पे। लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर से एक लेबल ले लेते हैं, जहाँ पे हम यूजर आईडी लिखने वाले हैं कि इसमें हम यूजर आईडी फील करना। यूजर आईडी सेम पासवर्ड के लिए भी ले लेते हैं। डिजाइनिंग बहुत आसान है, इस वीडियो में हम थोड़ा सा धीरे डिजाइनिंग कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम बहुत फास्ट में डिजाइनिंग करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि डिजाइनिंग बहुत आसान। एक कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं, जहाँ पे हम ये ऑप्शन देने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स ऐड कर रहे हैं। और यूजर आईडी एक्सेप्ट करने के लिए हम एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं यहाँ पे। देन पासवर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए हम पासवर्ड फील्ड ले लेते हैं। लॉगिन करने के लिए लॉगिन बटन ले लेते हैं यहाँ पे, जिसपे हम लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है, ऐसे ही फॉरगेट पेज पे जाने के लिए हम एक बटन ले लेते हैं, जहाँ पे हम लिख देते हैं कि फॉरगेट पेज पे चले जाइए अगर आपको जाना है तो, ठीक है। इतना लेने के बाद थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लेंगे। डिजाइनिंग बाद में कर लेंगे हम लोग, पहले इसके बैकग्राउंड में इमेजेस लगा लेते हैं। इमेजेस लगाने के लिए इसको सेलेक्ट करके सेट लेआउट एब्सोल्यूट कर देंगे, और यहाँ पे फिर से लेबल उठाएंगे, पूरे पेज पे इसको लगा लेंगे। तो पूरे पेज पे इसको हम कवर करने के बाद राइट क्लिक करके आ जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज सेक्शन में, ठीक है। प्रॉपर्टीज सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था टेक्स्ट, इसको हटा देते हैं। आइकन पे जैसे इमेज सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही इमेज सेलेक्ट करके हम लोग लॉगिन वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो पूरे पेज के बैकग्राउंड में इमेजेस आ चुका, ठीक है। डिजाइनिंग तो हमारा हो चुका है, ये बहुत बड़ा हो चुका है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लॉगिन को बीच में लेके आ जाते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड को भी सही से अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो सेट लेआउट एब्सोल्यूट कर लेते हैं, ठीक है। जिसके बाद हम लोग को अरेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, बहुत आसानी से इसको अरेंज कर पाएंगे। टेक्स्ट फील्ड को यूजर आईडी के सामने में रख लेते हैं, और पासवर्ड फील्ड को भी हम पासवर्ड वाले फील्ड के सामने में रख लेते हैं, ताकि जब भी हम पासवर्ड चाहे उसको एंटर कर सकते हैं। अभी इन दोनों में जो टेक्स्ट है इसको हम हटा देते हैं, कि पहले से इसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हटा दिए, और इसका साइज भी बढ़ा लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। फॉरगेट पेज को यहाँ पे लगा लेते हैं, और लॉगिन पेज को, इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। डिजाइनिंग बहुत आसान है, तो हम लोग डिजाइनिंग इसके थ्रू कर, ये नेटबीन्स आईडी का कमाल है कि हम इतने आसानी से डिजाइनिंग कर पाते हैं। अदरवाइज इसके लिए भी हमें कोड लिखना ही पड़ता, बट हम चाहते हैं कि इसमें हम लोग बैकएंड पे फोकस करें, तो फ्रंट एंड हम फास्ट में डिजाइनिंग कर ले रहे हैं। इसका भी फॉन्ट हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं।
बस इस पेज में हम थोड़ा सा डिजाइनिंग स्लो कर रहे हैं, अगले पेज से हम लोग फास्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते हैं, इन सब का भी फॉन्ट साइज हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे आइटम्स में आ जाते हैं हम लोग, आइटम 1 है तो इसको हम लोग सेलेक्ट लिख लेते हैं। फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हटा देंगे इसको, पहले वाले में सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देंगे, दूसरा ऑप्शन देते हैं एडमिन का, तीसरा ऑप्शन देते हैं डॉक्टर का, और चौथा स्टाफ का। चार ही ऑप्शन देना है तो चारों ऑप्शन देके हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। नाम इसका बदल लेते हैं हम लोग, इसका नाम रख लेते हैं TXT ईमेल या यूजर आईडी, अगर यूजर आईडी देना है तो यूजर आईडी, और इसका नाम रख देते हैं TXT पासवर्ड। रेडी हो चुका है। अभी इसका बैकग्राउंड विजिबल नहीं है, बैकग्राउंड विजिबल करने के लिए प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ पे अपेक्यू को हम लोग इनेबल कर देंगे तो बैकग्राउंड विजिबल हो जाएगा, बट पता ही नहीं चल रहा लगा हुआ था कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके बॉर्डर को विजिबल कर लेते हैं कि बॉर्डर हमारा शो हो जाए, तो बॉर्डर हमारा विजिबल हो जाएगा। ठीक, डिजाइनिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी डिजाइनिंग कर लिए। डिजाइनिंग बहुत आसान होता है, जब भी हम स्विंग कंट्रोलर्स के थ्रू डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो डिजाइनिंग हमारा आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे नेटबिन्स आईडी को, और नेटबिन्स आईडी हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है कि हम आसानी से इसको डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बैकएंड की तरफ आगे बढ़ते हैं कि बैकएंड इसका हम कैसे करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग क्लोज पे कर ही चुके हैं डिस्पोज मेथड को कॉल। फॉरगेट पेज पे अभी हम नहीं करने वाले, क्योंकि फॉरगेट पेज अभी डिजाइन नहीं किए। लॉगिन वाले पे आ जाते हैं, लॉगिन पे हम करेंगे। बट हो सकता है कि हमें डाटाबेस से रिलेटेड बार बार काम करना होगा, डाटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, ये सब काम बार बार करना पड़ सकता है। तो हम एक सेपरेट पैकेज बना लेते हैं, सेपरेट क्लास बना लेते हैं, जिससे हम कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो पैकेज का नाम CWS.dbc दे देते हैं, ठीक है, और पैकेज का नाम CWS.dbc दे देते हैं, डाटाबेस कनेक्शन, और क्लास का नाम दे देते हैं डाटाबेस गेट कनेक्शन। डाटाबेस कनेक्शन, और इस कनेक्शन के अंदर में अच्छा पैकेज नहीं आया तो पैकेज मेंशन कर देते हैं CWS.dbc। इसके अंदर में एक मेथड बना लेते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जब भी हमें कनेक्शन चाहिए होगा इससे रिट्राइव कर लेंगे। तो मेथड का नाम दे देते हैं गेट कनेक्शन या गेट DB कनेक्शन, डाटाबेस कनेक्शन, कुछ इस प्रकार से नाम दे देते हैं। बट इसका रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप हम लोग कनेक्शन मेंशन करेंगे, ठीक है, और वो कनेक्शन कौन सा होगा, तो SQL पैकेज का होगा। अगर SQL पैकेज यहाँ पे विजिबल है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो हम मैनुअली यहाँ पे कर लेंगे import java.sql.connection, ठीक है। यहाँ पे और भी क्लासेस हमें चाहिए होगा तो स्टार लगा देते हैं, जिससे सारे यहाँ पे आ जाएगा। तो मेंशन हम कर दिए, इसका स्कोप डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसको पब्लिक भी कर लेते हैं ताकि बाहर से एक्सेस कर पाए, और स्टैटिक कर देते हैं जिससे हम इसको क्लास नेम के साथ डायरेक्ट कॉल कर पाएंगे। तो अब हमें करना होगा रिटर्न, और रिटर्न करने से पहले ट्राई और कैच को यूज कर लेते हैं। कैच का यूज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिलेगा हमको, SQL नॉट फाउंड एक्सेप्शन, या सीधा एक्सेप्शन लिख देते हैं, जो भी एक्सेप्शन आएगा हैंडल हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिखे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट ई, और कैच के अंदर में हम क्या कर रहे थे, मैसेज प्रोवाइड कर रहे थे। और कौन सी मैसेज हम यहाँ पे देने वाले हैं, तो मैसेज हम देंगे यहाँ पे कौन सा, ये हो गया ट्राई कैच। चलिए बहुत अच्छा कनेक्शन, एक और हमें बंद करना होगा यहाँ पे क्लास के लिए। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कनेक्शंस को मैनेज करना होगा। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए पहले ड्राइवर्स को रजिस्टर करना पड़ता है, और कैसे करते हैं, तो क्लास डॉट फोर नेम के थ्रू, और अपना क्लास का नाम दे देंगे यहाँ पे, तो com.mysql.cj.jdbc.driver लिख देंगे, ठीक है, हो गया हमारा रजिस्टर ड्राइवर। अगला टारगेट होता था हमारा कि हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, और रिटर्न भी कर लेंगे। यहाँ पे रिटर्न करते हैं, ड्राइवर मैनेजर क्लास को कॉल करते हैं, इसके पास गेट कनेक्शन मेथड है, URL यूजर नेम पासवर्ड सेट कर देंगे। URL यहाँ पे देंगे JDBC:mysql:// और डाटाबेस है हमारा HMS, ठीक है, जो हम लोग क्रिएट किए थे लास्ट वीडियो में।
उसमें हम लोग डाटाबेस क्रिएट किए थे HMS नाम से, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगला चीज होता था हमारा यूजर नेम, और यूजर नेम बाय डिफॉल्ट MySQL का रूट है, तो यहाँ पे हम दे दिए। पासवर्ड अपना अपना मेंशन कर लेंगे, हम लोग अपना पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड मेंशन करने के बाद आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। तो इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। वहाँ तो रिटर्न हो गया, इस केस में क्या रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नल रिटर्न कर देते हैं। नल रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि ट्राई में भी रिटर्न करना पड़ेगा, कैच में भी। अब अगर एरर आए कोई तो कैसे मैनेज करेंगे, तो जैसे लास्ट प्रोजेक्ट में हम लोग एरर्स को मैनेज करने के लिए पॉपअप मैसेज का यूज किए थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉपअप मैसेज दिए थे सेम तरीका से दिए थे, तो हम सेम पॉपअप मैसेज को उसमें भी मेंशन कर देते हैं कि जब भी एरर आएगा तो वो पॉपअप मैसेज आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, सेम मेंशन हम कर दिए हैं, पॉपअप मैसेज बस कॉपी किए, बाकी तरीका सेम होगा। कैसे देते हैं पॉपअप मैसेज, तो जे ऑप्शन पैन हमारे पास क्लास है, उसके पास एक स्टैटिक मैसेज है सो मैसेज डायलॉग बॉक्स, और जो भी मैसेज देना होता है यहाँ पे हम वो मैसेज मेंशन कर देते हैं। आगे भी बार बार हम करेंगे इसको। तो अब जब भी हमें कनेक्शन चाहिए होगा हम इसको कॉल कर लेंगे। तो आते हैं अब अपने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लॉगिन पेज पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्विच स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। क्यों स्विच को यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करना है कि सिलेक्ट क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन नंबर 0 सेलेक्ट है। कैसे पता चलेगा, चलिए इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं हम, कॉम्बो बॉक्स को थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, या फिर जे कॉम्बो बॉक्स भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, कॉम्बो रख देते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं कि क्या है आपका सेलेक्टेड इंडेक्स, गेट सेलेक्टेड इंडेक्स मेथड के थ्रू जो भी रहेगा उसको स्विच के थ्रू हम यहाँ पे हैंडल करने वाले। अगर केस 0 है मतलब उसने फर्स्ट इंडेक्स को सेलेक्ट कर रखा है, तो हम चाहेंगे कि नहीं 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 एक मैसेज हो जाए कि गलत सेलेक्ट कर रखा है, तो हम बस यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज दे देते हैं यहाँ से उठा के कि अगर उसने 0 सेलेक्ट कर रखा है तो हम बता रहे हैं कि गलत सेलेक्ट कर रखा है, आप मैसेज दे दो इसको। तो यहाँ पे हम मैसेज दे दिए। ठीक है, और ब्रेक को कॉल करके बोलते हैं कि ब्रेक करो इसको। केस अगले की तरफ बढ़ते हैं, केस नंबर 1। केस 1 है, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर केस 1 है हमारा, उसने सेलेक्ट किया है एडमिन, जो कि हम एडमिन ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो अगर एडमिन सेलेक्ट किया है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। तो हम txt यूजर आईडी पासवर्ड को चेक कर लेते हैं, txt यूजर आईडी डॉट गेट टेक्स्ट। पासवर्ड चेक कर ले, कोई नहीं, पासवर्ड या यूजर आईडी दोनों चेक करेंगे। यूजर आईडी डॉट गेट टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, इक्वल्स मेथड को कॉल कर लेंगे और चेक करते हैं क्या वो एडमिन है। हम एडमिन ही रखना चाहते हैं, आपको कुछ और रखना है तो वो मेंशन कर दीजिए। एंड को कॉल कर लेते हैं, एंड लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पासवर्ड को भी चेक करेंगे, तो डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट मेथड को कॉल किए, इक्वल्स मेथड को कॉल किए, और यहाँ पे मेंशन करते हैं कि एडमिन भी पासवर्ड में भी एडमिन होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें ठीक है तो शो कर देंगे यहाँ पे हम एडमिन पेज को। अब एडमिन पेज अभी तक बनाए नहीं है, जब बनाएंगे तो हम लोग शो कर लेंगे। ठीक, अभी तक नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, जब बनाएंगे तो शो कर लेंगे। अगर नहीं है तो एल्स में आते हैं, गलत है तब तो फिर हमें अब एक मैसेज देना होगा, और क्या मैसेज दे देंगे यहाँ पे तो वो हम पे डिपेंड करता है। तो मैसेज देने के लिए हम पॉपअप मैसेज का यूज कर लेते हैं, जे ऑप्शन पैन का यूज करेंगे यहाँ पे, और जो मैसेज देना चाहेंगे वो मैसेज दे देंगे। तो क्या मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम मैसेज देना चाहते हैं इनवैलिड का, तो इनवैलिड मैसेज दे दिए, इनवैलिड एडमिन का डिटेल्स। ठीक है, मैसेज देने के बाद आगे बढ़ते हैं। केस 1 कंप्लीट होता है, ब्रेक लगाते हैं कि आगे मत जाओ। अब अगर वो ऑप्शन नंबर 0 व 1 नहीं सेलेक्ट किया है, 2 या 3 सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब या तो वो डॉक्टर सेलेक्ट किया या फिर स्टाफ सेलेक्ट किया। तो हम केस अगला लिखने की जगह हम सीधा डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि डिफॉल्ट में अब काम कर लेते। डिफॉल्ट में हमें पहले कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन को, सीधा हम स्टार लिख देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी इसके अंदर में क्लासेस है वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते, कन नाम से क्रिएट कर लेते हैं। और मिलेगा कैसे, तो डीबी कनेक्शन से मांग लेंगे, डाटाबेस कनेक्शन नाम से जो हम अभी क्लास क्रिएट किए थे,
इसके पास मेथड था गेट टीवी कनेक्शन, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाए। ट्राई कैच का यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्योंकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो एक एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो हम एसक्यूएल एक्सेप्शन यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो कैच लगाते हैं और बताते हैं कि एसक्यूएल एक्सेप्शन, कैच एसक्यूएल एक्सेप्शन। जो भी मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे हम वो मैसेज दे देंगे। फिलहाल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेंगे पीएस के नाम से। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, तो कर देगा। क्वेरी इसको चाहिए होता है तो क्वेरी का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे दे देते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग टाइप का चाहिए तो हम एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्वेरी के लिए और इसमें क्वेरी लिख लेते हैं। क्वेरी क्या होगा, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वो हम जो डाटाबेस क्रिएट किए थे लास्ट क्लास में उसके अकॉर्डिंग। तो ईमेल मेंशन करिए हुए हैं, ईमेल और पासवर्ड को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, और डेजिग्नेशन को भी मेंशन किए हुए हैं, सबको हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। तो जो भी डिटेल्स हैं, तो ईमेल को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड डेजिग्नेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तीनों को सेट कर चुके हैं, सेमी कोलन से इसको एंड करते हैं। क्वेरी यहाँ पे पास हो चुका है। अब अगला टारगेट होगा कि हम इन सब पैरामीटर्स को सेट करो। तो ps डॉट सेट स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेंगे, पहले इंडेक्स पे सेट करेंगे। यहाँ पे हम सेट करने वाले हैं txt यूजर नेम में जो डाटा है, तो यूजर आईडी जो था हमारे पास उससे गेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करके ले लेंगे। सेम तरीका से बाकी को भी सेट कर लेंगे। 3 आर्गुमेंट्स हम वहाँ पे एक्सेस किए हैं तो तीनों को हम सेट कर लेंगे। इसको कॉपी करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे दे ही चुके हैं। अब अगला होगा हमारा सेकेंड इंडेक्स, ये होगा थर्ड इंडेक्स, तो थर्ड इंडेक्स पे दे देते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग अब पासवर्ड के थ्रू लेके आ जाएंगे गेट टेक्स्ट मेथड को। तीसरा हम लोग गेट टेक्स्ट के थ्रू नहीं कॉल करके हम यहाँ पे डेजिग्नेशन लेंगे कहाँ से, तो कॉम्बो बॉक्स से। तो कॉम्बो बॉक्स को कॉल करते हैं कि कॉम्बो बॉक्स अपना डेजिग्नेशन दे दो गेट सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। और ये टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के लिए ये रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, रिजल्ट सेट RS इक्वल टू में लिखते हैं कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट अपना एग्जीक्यूट कर ले क्वेरी। और एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो रिजल्ट सेट, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास अलग अलग कमांड था। तो एग्जीक्यूट क्वेरी को हम कॉल कर लेंगे। एग्जीक्यूट क्वेरी और अपडेट मेथड था। रिजल्ट सेट के लिए हमको भी एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को कॉल करना होगा क्योंकि सेलेक्ट कमांड हमने लिखा है वहाँ पे। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को कॉल किए यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट सेट में डाटा आया है। कैसे चेक करते हैं, इफ में रिजल्ट सेट का जो ऑब्जेक्ट है RS डॉट नेक्स्ट के थ्रू आया है तो आगे करेंगे जो काम करना होगा, नहीं आया तो फिलहाल तो हम एल्स की तरफ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज दे देंगे। तो वही जे ऑप्शन पेन के थ्रू दे देंगे, शो मैसेज डायलॉग बॉक्स। मैसेज बेटर देने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले वाले को ही कॉपी कर लेते हैं कि इसने क्या मैसेज दे रखा है, ठीक है। जो भी मैसेज है वही यहाँ पे हम दे दे रहे हैं। अगर हमारा फिर इसके अंदर में हम चेक कर लेते हैं इफ कॉम्बो डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें स्टाफ पेज को ओपन करना है। देख लेते हैं स्टाफ है या क्या है। 2 पे डॉक्टर होगा तो डॉक्टर को ओपन कर लेंगे। 3 पे जो होगा, 1 पे 0 पे तो सिलेक्ट है, 1 पे एडमिन है, 2 पे डॉक्टर है, 3 पे स्टाफ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज कर लेंगे यहाँ। तो हम लोग यहाँ पे डॉक्टर पेज को ओपन कर लेंगे, डॉक्टर पेज को विजिबल कर देंगे। एल्स इफ में हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे फिर से कि क्या कॉम्बो में सेलेक्ट है, सेलेक्टेड इंडेक्स 3 है, और अगर 3 है तो फिर ठीक है, स्टाफ पेज को हम यहाँ पे विजिबल कर देंगे। इतना होने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, अगर विजिबल हो चुका है तो हम डिस्पोज कर देंगे अपने पेज को कि हमारे पेज का काम हो चुका है। तो डिस्पोज मेथड को यहाँ पे कॉल कर देंगे।
जैसे ही डिस्पोज मेथड को कॉल करेंगे काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पेज विजिबल हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा लॉगिन पेज विजिबल होगा फर्स्ट में, जैसा कि पिछले वाले प्रोग्राम्स में हो रहा था। अभी अगर क्लिक करेंगे तो कोई सिलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट करने के बाद एडमिन सिलेक्ट किए, पासवर्ड दिए नहीं तो इनवैलिड आ रहा है। अब जो भी डिटेल देंगे, आगे का पेज हम लोग डिजाइन नहीं किए हैं तो अभी नहीं बढ़ रहे हैं आगे। आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे इस प्रोजेक्ट को पूरे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉरगेट पेज का डिजाइनिंग करेंगे और बैकएंड कोड को समझेंगे। बाकी जब बनते जाएगा तो एक एक करके हम बैकएंड कोड को भी एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्लेलिस्ट आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के इस प्लेलिस्ट में स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग लॉगिन फॉर्म डिजाइन करने के लिए सीखे थे और उसका बैकएंड कोड भी देखे थे कि कैसे उसका बैकएंड कोड हम लोग करेंगे। तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग फॉरगेट पेज को डिजाइन करेंगे और उसके बैकएंड कोड को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लॉगिन पेज को डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है, कि स्विंग कंट्रोलर्स का यूज करके हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा और फॉरगेट पेज को डिजाइनिंग में थोड़ा सा फास्ट करके डिजाइन कर दूंगा, क्योंकि हम लोग समझ चुके थे कि डिजाइनिंग बहुत आसान है स्विंग कंट्रोलर्स के थ्रू, और अगर नेटबीन्स आईडी यूज करते हैं तो डिजाइनिंग हम फास्ट में कंप्लीट करते हैं और इसके बैकएंड कोड को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू जे फ्रेम। नया जे फ्रेम यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम दे देते हैं हम लोग फॉरगेट। नया जे फ्रेम क्रिएट करने के बाद इसका डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से कर लेंगे जैसा कि हम लोग पिछले प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं। चाहे तो हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए, बट हम लोग डिजाइनिंग अपने वाले प्रोजेक्ट से ही कर रहे हैं जो नया बनाया है इसके थ्रू। इसमें हम लोग लॉगिन फॉर्म ऑलरेडी डिजाइन कर चुके थे, तो इसी के डिजाइनिंग्स को वहाँ पे हम कॉपी करने वाले। तो सेलेक्ट करते हैं हम इसके एग्जिट बटन को और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने फॉरगेट पेज वाले पे और इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सबको क्लोज करके रख लेते हैं, बाकी सबका ज़रूरत नहीं है। तो फॉरगेट पेज पे आते हैं, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं साइज। कितना साइज रखना है देख लेंगे हम लोग बाद में। अभी हम लोग एग्जिट बटन को एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जिट बटन को एडजस्ट करने के बाद अगला था हमारा कि फ्रेम को भी हम कॉपी करके यहाँ पे लगा लेते हैं। और फॉरगेट पेज में थोड़ा सा चेंजेस करना है, बस ईमेल रखना है और इसको। तो हम क्या करते हैं, इसके फॉरगेट वाले को ही कॉपी कर लेते हैं। आपको भी मिल जाएगा, आप गिटहब से डाउनलोड करके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लेके आ चुके हैं, मेंशन कर देते हैं। अब इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। इमेज बैकग्राउंड में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सेट लेआउट को एब्सोल्यूट करते हैं और एक यहाँ से हम लोग लेबल्स को लेके पूरे फ्रेम पे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके टेक्स्ट को हम ब्लैंक कर देते हैं। टेक्स्ट ब्लैंक करने के बाद आइकन्स में आते हैं, आइकन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, लॉगिन डॉट जेपीजी सेलेक्ट कर ली। तो हमारा पेज रेडी हो चुका है। अब इसके बैकएंड कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बैकएंड कोड में क्या करने वाले, डिजाइनिंग लगभग सेम हो चुका है, देख सकते हैं आप, कॉपी पेस्ट ही तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं इसको। इसके बैकएंड कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैकएंड कोड को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन करनी है जो कि हो रहा था हमारे लास्ट पेज में। तो यहाँ से हम लोग जो अननेसेसरी कमेंट है इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे कुछ कोड कॉपी हो गया होगा क्योंकि हम वहाँ से कॉपी करके लेके आए थे फ्रंट एंड को। तो बैक एंड भी कॉपी हो गया होगा तो उसको हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या चीज़ें होगी। तो बैक एंड मेरा बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। अब यहाँ पे हम शुरू से सब चीज़ करके आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ें हैं और क्यों करने वाले। तो डिस्पोज मेथड को यहाँ पे कॉल करते थे, जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक कर लेते थे, राइट क्लिक इवेंट एक्शन एक्शन परफॉर्म, डिस्पोज मेथड को कॉल करते थे। यहाँ पे डिस्पोज मेथड को कॉल कर लेते। डिस्पोज मेथड को हम कॉल कर चुके हैं। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैक टू लॉगिन पेज पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पेज को ओपन कर लेते हैं। तो लॉगिन वाला जो हमारा उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू लॉगिन डॉट सेट विजिबल ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। सेट विजिबल ट्रू यहाँ पे करते हैं
तो लॉगिन पेज विजिबल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही जब हम फॉरगेट पेज डिजाइन कर लिए तो फॉरगेट पेज वाले को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, न्यू फॉरगेट पेज, फॉरगेट डॉट सेट विजिबल ट्रू। आ चुका है। अब जैसे ही हम लोग फॉरगेट पे क्लिक करेंगे तो ईमेल नोटिफिकेशन चले जाइए, ईमेल यहाँ पे फॉरगेट हो जाएगा। वो मेंशन हम लोग किए हुए थे, जो कि हम लोग देख चुके थे अपने प्रीव्यू में। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे अब इस फॉरगेट को क्लोज करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और अपने वाले फॉरगेट पे आते हैं। जब हम क्लिक करें फॉरगेट पे बटन पे, तो फॉरगेट पेज के लिए अब हम लोग यहाँ पे बैकएंड कोड कर लेते हैं। पहले तो हमें डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, और जिसके लिए हम क्या कर चुके थे, ऑलरेडी हम यहाँ पे एक नया क्लास बना चुके थे जिसमें हम डीबी कनेक्शंस के नाम से क्रिएट किए थे। और इसी डीबी कनेक्शन में हमारे पास था कि जब भी हम कनेक्शन मेथड को कॉल करेंगे हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसी का यूज करते हैं यहाँ पे और कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट गेट कर लेते हैं। कनेक्शन कहाँ मिलेगा, एसक्यूएल पैकेज के अंदर में, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, इंपोर्ट java.sql। और भी चीज़ें की ज़रूरत होगी तो इसलिए हम स्टार लगा देते हैं कि जो भी हमें क्लासेस चाहिए सब एक साथ मिल जाएगा। तो कनेक्शन का एक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो डीबी कनेक्शन डाटाबेस कनेक्शन। ओके, डाटाबेस कनेक्शन हम क्रिएट कर रखे थे यहाँ पे, डाटाबेस कनेक्शन, डाटाबेस कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, गेट डीबी कनेक्शन। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, खुद बनाए थे हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे ये चीज़ें। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल चुका है। ट्राई कैच का यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि जेडीबीसी के पास जो भी मेथड है वो सारे मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शन ई, और जो भी मैसेज आएगा तो हम जे ऑप्शन पैन के थ्रू मैसेज विजिबल कर देते थे। सो मैसेज डायलॉग बॉक्स, सो मैसेज डायलॉग बॉक्स यहाँ पे दिस देते थे, और ई डॉट गेट मैसेज, जो भी मैसेज है हम मैसेज डायलॉग बॉक्स के थ्रू कर लेते थे। ट्राई के अंदर में करते हैं, अब हमें क्या करना है, डाटाबेस में जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का पीएस के नाम से। कनेक्शन हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देगा। कॉल करते हैं, यहाँ पे क्वेरी लिखना होगा। तो क्वेरी लिखने के लिए हम करते क्या है, एक ऊपर में डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का क्वेरी। क्वेरी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। कौन सी क्वेरी मेंशन करेंगे, तो अपडेट क्वेरी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अपडेट, अपने टेबल को अपडेट करने वाले हैं, जैसे कि लॉगिन में हम लोग कर रहे थे, तो पासवर्ड अपडेट करने वाले हैं। तो जैसा हम लोग टेबल डिफाइन कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अपडेट टेबल एम्प्लॉय को कर लेते हैं अपने टेबल्स के अकॉर्डिंग, अपडेट टेबल एम्प्लॉय। देन इसके बाद हम लोग सेट कर लेते हैं पासवर्ड। अब पासवर्ड कौन सी सेट करेंगे, हम चाहते हैं जो भी पासवर्ड यहाँ पे सेट करें। ऑटो जनरेट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए हम सेपरेट एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसमें पासवर्ड सेट कर देंगे। वेयर ईमेल इक्वल टू, ईमेल भी हम क्वेश्चन मार्क से सेट कर देते हैं क्योंकि अभी तो सेट किए नहीं है, और इसको सेमीकोलन से एंड करते हैं। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं अपना क्वेरी। क्वेरी सेट हो चुका है। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम वो सारे वैल्यू को सेट कर देंगे। तो सेट स्ट्रिंग करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे हम यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे। अभी पासवर्ड की जगह ब्लैंक कर देते हैं, थोड़ी देर में जब पासवर्ड जनरेट करेंगे तो सेट कर देंगे। सेकेंड इंडेक्स पे हम लोग ईमेल सेट करेंगे, तो txt email डॉट गेट टेक्स्ट सेट हो जाएगा। इसके बाद हम एग्जीक्यूट कर देंगे इसको, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल कर लेते हैं, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूट सक्सेसफुली होता है, पता कैसे चलेगा, तो रिजल्ट सेट ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली रो काउंट कर लेंगे। अदरवाइज अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाता है, यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज दे देंगे सक्सेसफुली हो चुका है, अदरवाइज नहीं। फिलहाल अभी हम पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं, तो पासवर्ड जनरेट करने के लिए एक नया क्लास क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जावा क्लास पासवर्ड जनरेटर। और इसको किस पैकेज के अंदर में, तो CWS पासवर्ड के नाम से एक पैकेज बना लेते हैं, वहां पे रख देते हैं। तो उस पैकेज के अंदर में इसको रख लेते हैं। इसके अंदर में हम क्या करेंगे, एक पासवर्ड क्रिएट किया करेंगे।
तो इसके अंदर में एक मेथड दे देते हैं जो पब्लिक होगा ताकि हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, एक स्ट्रिंग पासवर्ड जनरेट करेगा, रिटर्न कर देगा। और गेट पासवर्ड नाम से मेथड बना देते हैं। गेट पासवर्ड कुछ भी आर्गुमेंट नहीं देते हैं, रिटर्न कर देंगे हम पासवर्ड को। जो भी रैंडम पासवर्ड जनरेट करके हम भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे हम जनरेट करते हैं। तो हमारे पास एक क्लास है रैंडम क्लास। तो रैंडम क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिल पैकेज के अंदर में, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करते हैं और यहाँ पे रेंज दे देंगे। जो भी रेंज दे देंगे उसके अकॉर्डिंग ये उतने रेंज के अकॉर्डिंग वो रैंडम नंबर्स को जनरेट करके प्रोवाइड कर देगा। तो नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल किए और सपोज करते हैं कि इतने रेंज के बीच में कोई भी पासवर्ड एक जनरेट करेगा जो रिटर्न हो जाएगा। और अभी जो ये जनरेट हो रहा है तो अभी इंटीजर टाइप का रिटर्न हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको कंकेटिनेट कर देते हैं स्ट्रिंग के साथ, नंबर बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, या स्ट्रिंग इंटीजर के साथ ही हम कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग टाइप का एक रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा और वो पासवर्ड हमारा 0 से लेके इस रेंज के बीच में होने वाला। जो भी पासवर्ड जनरेट होगा उसको हम सेट कर देंगे। तो अब सिंपल इस मेथड को हमें एक्सेस करनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने फॉरगेट पासवर्ड में और डायरेक्ट यहाँ पे हम एक पासवर्ड बना लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड। और इस पासवर्ड में पासवर्ड जनरेट पासवर्ड मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो जनरेट पासवर्ड क्लास, पासवर्ड जनरेटर क्लास को कॉल करते हैं। डॉट गेट पासवर्ड को सेव कर लेते हैं, पब्लिक है, ठीक है। अब यहाँ से इसको स्टैटिक नहीं बनाए तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसको स्टैटिक बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक, ताकि इसको हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। गेट पासवर्ड को कॉल करते हैं, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसी पासवर्ड को हम यहाँ पे भी सेट कर देते हैं। पासवर्ड सेट हो चुका है। अब अगला टारगेट होता था हमारा कि इसको डाटाबेस में अपडेट कर दे, वो तो हो चुका है हमारा। अब डाटाबेस में अपडेट हो चुका है तो हम उसको ईमेल भी भेजते थे, जैसा कि हम लोग लास्ट प्रीव्यू में देखे भी थे। तो ईमेल के लिए क्या किए थे, ईमेल यहाँ पे हम लिखे हुए थे। तो हम सिंपल सा उस मैसेज को कॉपी कर लेते हैं जिसमें हम ईमेल्स को भेज रहे थे, ठीक है। पासवर्ड अपडेट हम कर चुके हैं, तो जो भी पासवर्ड अपडेट कर चुके हैं तो उस पासवर्ड को हम क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो ईमेल हमारे पास ऑलरेडी है, ईमेल यहाँ से हम भेज देते हैं। और अगर नेम भी मेंशन करना चाहते हैं तो नेम भी हम ईमेल में मेंशन कर देंगे। तो हम क्या किए, यहाँ पे रिट्राइव कर लिए उसके नेम को और नेम को ईमेल्स के थ्रू भेज रहे थे। तो चलिए पासवर्ड को मेंशन करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम बता देते हैं कि क्या कर रहे हैं। ईमेल सेंड करने के लिए अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, तो रजिस्ट्रेशन में भी ईमेल हम ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी। तो ईमेल कैसे सेंड होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम नॉर्मली ईमेल सेंड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कोड यहाँ पे हम कॉपी कर लिए हैं और क्या किया उस कोड के अंदर में, चलिए उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ईमेल को भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे कन कर लेते हैं और यहाँ पे पीएस कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट हो गया, अपडेट हो चुका है यहाँ पे। अब हम क्या किए, यहाँ पे रिट्राइव कर लिए उसके नेम को अपने डाटाबेस से और ईमेल भेजने के लिए हम मैसेज यहाँ पे लिख चुके हैं। ईमेल भेजने के लिए हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम सिंपल मैसेज लिखे हैं और मैसेज लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो बस मैसेज को कॉपी कर ले। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज भी विजिबल हो, तो पॉपअप मैसेज के लिए भी हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं। इफ रो काउंट ग्रेटर देन 1, तो पॉपअप मैसेज यहाँ पे विजिबल हो कि सक्सेसफुली हो चुका है, अदरवाइज नहीं हो। रो काउंट को डिक्लेयर नहीं किया है तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर टाइप का रो काउंट। एक मिनट, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर। तो हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है फॉरगेट पेज। तो उम्मीद करते हैं कि फॉरगेट पेज आपको समझ आ गया। अभी प्रीव्यू नहीं दिखा रहे क्योंकि डाटाबेस में रिकॉर्ड कोई भी अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो उसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईमेल सेंड करने के लिए देखते हैं कि ईमेल कैसे सेंड करते हैं। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे हम लोग एडमिन को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इसके होम पेज को डिजाइन करते हैं, जहाँ पे हम लोग जैसे प्रीव्यू में देखे थे कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन हो या फिर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन हो, एडमिन करेगा तो एडमिन को वो सारे फीचर्स हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के कंप्लीट प्लेलिस्ट में स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो अभी तक इस प्लेलिस्ट में हम लोग फॉरगेट पेज और लॉगिन पेज को डिजाइन करने के लिए सीख चुके थे। तो इस प्लेलिस्ट में हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग होम पेज को डिजाइनिंग करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीव्यू में देखे थे कि जब भी हम लोग लॉगिन पेज पे एडमिन का यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करते थे तो हम होम पेज पे आ जाते थे, और होम पेज से हम लोग अलग अलग पेज पे जा रहे थे जहाँ पे हम फीचर्स प्रोवाइड किए थे कि एडमिन पेज पे भी जा सकते हैं या फिर डॉक्टर पेज पे जा सकते हैं या फिर स्टाफ पेज पे जा सकते हैं। तो इसी पेज को डिजाइन करने के लिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बैकएंड इस पेज पे कुछ खास था नहीं। हम जब एडमिन पेज पे क्लिक करेंगे एडमिन बटन पे तो एडमिन पेज ओपन होगा। तो अभी तक इस प्रोजेक्ट में हम लोग एडमिन पेज डिजाइन नहीं किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम डिजाइन करेंगे तो उसका बैकएंड यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आके, बहुत ईजी हो रहा है। अभी तक अगर इस प्ले लिस्ट को आप फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको ये समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो चलिए जल्दी से इस पेज को हम लोग डिजाइन कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट्स के अंदर में, जैसा प्रीव्यू में देखे थे एज इट इज। तो आ जाते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट्स के अंदर में। ये तो प्रोजेक्ट्स हम पहले से बनाए थे जिसको आपको प्रीव्यू में दिखा है। आपके साथ साथ हम बनाते हुए आ रहे हैं। तो CWS पैकेज के अंदर में आते हैं और इस पैकेज में हम एक नया जे फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। जे फ्रेम लेते हैं और इस जे फ्रेम का नाम हम लोग होम रख देते हैं, जैसा कि हम लोग प्रीव्यू में देखे हुए हैं। तो होम रखते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। तो एक नया जे फ्रेम क्रिएट हो गया। साइज वगैरह हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, या आप अगर आप इसको एज इट इज चाहते हैं कि वही साइज हो तो आप जो हम पहले प्रीव्यू दे चुके हैं जिसका कोड आपको हमारे गिटहब पे मिल जाएगा, उसका साइज यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका साइज क्या है। जो भी साइज आप सेम साइज का फ्रेम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस साइज का हम फ्रेम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका भी साइज वही दे देते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। देन एक बार ठीक से देख लेते हैं किसी डिजाइनिंग में क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर में कुछ भी हेडिंग डाल रहे थे, जैसे कि हम अपने चैनल का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए थे, कोडिंग विद सुदीप, तो वही मेंशन कर देंगे वहाँ पे भी। एक क्लोज बटन है, तो क्लोज बटन तो हम लॉगिन पेज पे भी लगाए थे, तो वहाँ जैसे लगाए थे सेम लगा लेंगे। और यहाँ पे 3 बटन्स लेंगे, बट नीचे में हम लोग एक पैनल ऐड कर रखे हैं। तो अभी टोटल 3 पैनल्स चाहिए हमें, तो 3 पैनल्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं पहले इस फ्रेम पे। तो पहला वाले पैनल्स को लेते हैं जहाँ पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स का नाम या फिर अपने चैनल्स का नाम जो भी मेंशन आप करना चाहते हो वो कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक लेबल ले लेते हैं इसमें और उसका नाम मेंशन कर देते हैं जो भी मेंशन करेंगे। तो सपोज करते हैं कि वही कर देते हैं, कोडिंग विद सुधीर ही। और इसमें हम एक बटन से ले लेते हैं जिसमें हम क्लोज करने वाले हैं। बटन ले लेते हैं और इस बटन में इमेज सेट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आके टेक्स्ट को हटा के यहाँ से हम आइकन्स में आ जाते हैं, और आइकन में आके यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इमेज फोल्डर, और इमेज फोल्डर के अंदर में होगा क्लोज बटन, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी क्लोज कर देते हैं। एडजस्ट हम लोग कर लेंगे फिर से बाद में, एडिट कर लेते हैं टेक्स्ट को, कोडिंग विद सुधीर। एडजस्ट बाद में कर लेंगे, कलर्स वगैरह चेंज करेंगे एक ही साथ कर लेंगे। तो अभी हम एक और पैनल ले लेते हैं जहाँ पे हम बटन्स को विजिबल करने वाले हैं। तो बटन इस पे हम विजिबल करेंगे, तो इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं। और एक पैनल था हमारे पास जिसपे हम एक इमेज लगाए हुए थे, तो एक और पैनल ले लेते हैं जिसका कलर चेंज करेंगे और इमेज लगा लेंगे। तो इसको पूरे पेज पे लगा लेते हैं यहाँ पे। अब इस पे एक इमेज चाहिए, तो इमेज जैसे ही लगाएंगे तो हमें इसका लेआउट फ्री करना होगा। फ्री है अभी, एब्सोल्यूट करना होगा। ओके, तो लेआउट हम एब्सोल्यूट कर चुके हैं। लेआउट जैसे ही एब्सोल्यूट किए तो इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज में आके इसका कलर है यहाँ से सेट कर लेंगे हम लोग, फोरग्राउंड कलर्स। ओके वेट, हाँ, एक स्टेप बैक आ जाते हैं फ्रेम पे। इसको रीसेट कर लेते हैं क्योंकि अभी नीचे विजिबल नहीं है जो भी हमारा है।
इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार। जैसे ही रीसेट करेंगे तो फिर से हमारा जो भी डिफ़ॉल्ट मेनू ऑप्शंस थे वो मेनू ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास। आ चुका है डिफ़ॉल्ट मेनू ऑप्शंस। तो यहाँ से हमें फ्रेम सेलेक्ट करने में आसानी होता है। तो ये फ्रेम हम सेलेक्ट कर रखे हैं। उसमें जो तीसरा पैनल था हमारा, इसको सेलेक्ट किए थे। तो वो देखिए जब हम इसका लेआउट चेंज किए थे तो नीचे आ गया था, तो इसलिए फिर से इसको सेलेक्ट करके एडजस्ट कर ली। राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। कोई एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, हो सकता है एज इट इज नहीं हो तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा जो भी आपको पसंद पड़े। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। इसका भी बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं हम लोग कोई और, सपोज कुछ इस प्रकार से ले लिए। और इसका बैकग्राउंड शायद रेड रखे हुए थे तो रेड ले लेते हैं हम लोग। वो एडजस्ट कर लेंगे कलर हम लोग अपने अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज। और इसका भी बैकग्राउंड हम यहाँ से रेड ले लेते हैं। तो अपने लेबल्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। यहाँ से इसका हम फोरग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे कि फोरग्राउंड हम क्या रखना चाहते हैं। पहले तो हाइट बढ़ा, साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा बोल्ट। देन इसका फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक है अभी बाय डिफ़ॉल्ट, इसको वाइट कर लेते हैं, वाइट में अच्छा विजिबल होगा। तो कर लिए हम लोग। इसका भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। बहुत अच्छा विजिबल हो चुका है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे कि किसको कितना बड़ा रखना है। एडजस्ट हो चुका है। इसमें हमें इमेज चाहिए, तो कोई नहीं, एक इमेज भी हम लोग सेट कर लेते हैं। को भी नीचे कर लेते हैं, इमेज और बटन्स चाहिए। तो इमेज सेट करने के लिए एक लेबल ले लेते हैं, इस पेज पे हम लोग लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा इसका हम लेआउट एब्सोल्यूट कर चुके थे, इसीलिए इमेज हम यहाँ पे लगा पा रहे हैं। वैसे लेआउट एब्सोल्यूट नहीं भी करे तो शायद हो जाएगा, तो चलिए कर लेते हैं इसको, फ्री डिजाइन ही कर लेते हैं। और जो लेबल्स था उसमें इमेज लगा लेते हैं। तो इमेज लगाने के लिए पहले तो आइकन में आ जाएंगे। आइकन्स में इमेज फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमें इमेज मिल जाएगा। तो home.jpg, ओके। तो इमेज हमारा सिलेक्ट हो चुका है। तो इमेज आ चुका है, वो हमारे अकॉर्डिंग है। तो इसका बैकग्राउंड हम चेंज किए तो सेम बैकग्राउंड ले लेते हैं, यानी तो उसको हम पूरे पेज पे लगा लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से विजिबल हो। तो जो भी बैकग्राउंड वहाँ पे लेके आए थे सेम बैकग्राउंड के साथ हमारा यहाँ पे भी आ जाए। अब इसमें हम बटन्स ले लेते हैं। एक मिनट, अगर ये पे बटन नहीं था, इमेजेस कौन सी वाली थी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जिसमें कोई और इमेज लगा रखे थे तो वही इमेज लगा लेते हैं। logo.jpg है, तो यहाँ पे हम लोगो वाले को लगा लेते हैं प्रॉपर्टीज। और होम को हम हटा के लोगो कर लेते हैं। ये था, चलिए बहुत अच्छा। इसको एडजस्ट कर लेंगे अब अपने अकॉर्डिंग। बटन्स ले लेते हैं यहाँ से, जो हमें एडमिन पेज पे लेके जा रहा था, तो इसमें लिख देते हैं एडमिन। और इसी को कॉपी पेस्ट करके हम तीनों क्रिएट कर लेते हैं, एडमिन के लिए भी, लॉगिन एडमिन के लिए, डॉक्टर के लिए भी और स्टाफ्स के लिए भी। तो तीनों को यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं। तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके इसका साइज वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए जैसा कि उसमें विजिबल था। सेम इसको भी कर लेते हैं। और तीनों को अलग अलग कलर्स में हमें डिनोट करना है, तो प्रॉपर्टीज में आके सबका बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। सपोज इसको रेड में करना था तो रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। फोरग्राउंड कलर यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे और इसका फॉन्ट भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। कोई और फॉन्ट सेलेक्ट करना है तो कर लेंगे, अदरवाइज ये भी चलेगा। तो एडमिन पेज पे चले जाएंगे, इसका टेक्स्ट बदल लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कि डॉक्टर पेज पे जाना है तो डॉक्टर यहाँ पे लिख देते हैं। और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेते हैं। सपोज कोई और बैकग्राउंड ले लेते हैं इसमें। और इसका भी फॉन्ट हम लोग इंक्रीज करके 18 रख देते हैं, बोल्ड। बोल्ड रखने के बाद
बैकग्राउंड, हाँ फोरग्राउंड कलर ब्लैक यूज़ कराने देते हैं, दूसरे का चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड में आते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर लोग सपोज करते हैं कि ये ले लेते हैं, और इसका भी हम लोग फॉन्ट इंक्रीज कर लेंगे। देन इसका फोरग्राउंड कलर हम लोग वाइट कर लेते हैं। तो हो चुका है हमारा डिजाइनिंग कंप्लीट, लगभग उसी के जैसे डिजाइन कर लिया। कलर्स वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो कलर्स पे वो हमारे पे डिपेंड करता है कि कैसा कलर रखना चाहे। आप कोई और कलर रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा होम पेज डिजाइन हो चुका है। यहाँ पे इसमें बैकएंड कुछ खास नहीं था, एग्जिट बटन था। तो एग्जिट बटन का तो कोड सेम ही होने वाला है जो हम लोग लॉगिन पेज में ऑलरेडी कर चुके थे। तो लॉगिन में हम एग्जिट बनाए ही थे, तो इसी का हम लोग यहाँ पे कोड मेंशन कर देते हैं कि एग्जिट पे सेम ही कोड होगा। तो सिस्टम डॉट एग्जिट लिखे थे। ऑप्शंस देना चाहते थे तो ऑप्शंस भी दे देंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट इस कोड को यहाँ पे भी मेंशन कर देते। तो डबल क्लिक करके सेम कोड को यहाँ पे भी मेंशन कर देते थे। एग्जिट बटन अभी भी विजिबल हो। एडमिन पेज, डॉक्टर पेज, और यहाँ पे हम स्टाफ पेज इसको ओपन करना चाहते थे। तो ये अभी हम डिजाइन किए नहीं है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अगले पेज का, तो उसको डिजाइनिंग करेंगे, उसके बैकएंड कोड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।